Hello friends, welcome to XIS. This is going to be our first video of Indian Geography series. देखिए इस वीडियो में हम घटना चक्र समरीज करने वाले हैं। घटना चक्र समरी में जो भी कंटेंट जितना भी कंटेंट दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू कवर। इन एडिशन टू दैट उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू एडिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू एडिशन? इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी जो मेन एग्जाम्स हैं उसमें PYQs हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड वो हम देखेंगे, ठीक है, उनका कंटेंट बेसिकली। इसके अलावा जो लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चन पूछे जाने का, आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है पैटर्न क्वेश्चंस का। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं कि पेपर आपका थोड़ा एनालिटिकल आए इस बार, BPSC और UPSC वाला। UPSC का तो खैर एनालिटिकल आता है, UPPCS वाला। इसके अलावा NCERTs में कुछ ऐसी डिटेल्स दी हुई होती हैं जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, तो वो NCERTs का कंटेंट भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने अपनी PDF को ऑलरेडी इनरिच किया हुआ है विद एनोटेशन और एडिशनल डिटेल्स भी हमने ऐड की हुई हैं। ये वीडियो आपके लिए हाईली यूज़फुल होने वाली है UPSC के लिए, स्टेट PCS एग्ज़ाम्स जैसे कि BPSC एंड UPPCS, ठीक है। ये दो एग्ज़ाम्स हैं जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, अलॉन्ग विद UPSC, BPSC एंड UPPSC। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला वीडियो है हमारा। जनरल इंट्रोडक्शन और इंडिया के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो देखने वाले हैं हम। इंडिया एज अ जोग्राफिकल एंटिटी आपको पता ही है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट्स वाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड सो, इसलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स लाइक पॉपुलेशन, एरिया, ठीक है, और इंडिया का रैंक ग्लोबली, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए एरिया वाइज आप देखोगे तो ग्लोबली इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से बड़े बड़े कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, फॉलोड बाय कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। USA और चाइना के बीच में कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सोर्सेज, स्पेशली दो सोर्सेज विच आर स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइना है वो USA से बड़ा दिखाया जाता है और USA को छोटा दिखाते हैं। लेकिन जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, नॉर्म्स हैं जो, वहाँ पे आपको स्टैंडर्डाइज जो आपको मैप्स मिलेंगे वहाँ पे USA ही बड़ा होता है चाइना से, ठीक है। तो इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये जो नंबर्स है ये चेंज होता रहता है। 28 स्टेट्स आपको पता है पहले 29 हुआ करते थे 2019 तक, लेकिन 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसके 2 टुकड़े करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई थी 28 स्टेट्स। फिर 9 यूनियन टेरिटरीज़ में भी 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उनको मर्ज करके एक बना दिया गया, तो अब यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। ऐसे आपको पता होगा 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, तो फिर से हमारे स्टेट 29 और यूनियन टेरिटरीज 7 हो जाएंगे। तो ठीक है, ये चेंज होता रहता है। टोटल एरिया हमारा देखिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है हमारा, जो कि 2.4% लैंड एरिया बनता है टोटल वर्ल्ड के, अगर हम एरिया को देखें तो उस हिसाब से। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ये फिगर ना भी याद रहे तो एटलीस्ट इतना याद रखना है कि 32 लाख है और लास्ट में 63 आता है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन देखें हम तो आपको 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, और रिसेंट में जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट सेंसस है इट इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड बाय 2025। 2011 का जो सेंसस था उसका थीम था हमारा आर सेंसस आर फ्यूचर। देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन थी इट वाज अराउंड 1.21 बिलियन, ठीक है। 121 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, और ये दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 17.5% बनता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम 7वें सबसे बड़े कंट्री हैं और पॉपुलेशन हमारी 17% के आसपास है ग्लोबल पॉपुलेशन के। ऑल्दो अब बढ़ के ये 18% से क्रॉस हो गई है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, जो क्योंकि डेटा आता है एग्जाम में वो 2011 का ही पूछा जाता है। तो 7 एंड 17, 7 और 17 ऐसे आप इनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, देखिए आपको पता होगा जो ऐसे ग्लोब होता है उस पर ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो ऊपर से लाइन आती है उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम इंडिया का देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया की देखिए ये हमने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है इंडिया का, ऊपर से नीचे हम इस तरीके से देखेंगे इंडिया। तो चाहे हम ऊपर से नीचे यहाँ पे देख लें, कन्याकुमारी से केप कोमोरिन से लेकर इंदिरा कोल तक, चाहे हम यहाँ से गोहर मोती से किबीथू तक देख लें, तो हमारा जो ऑलमोस्ट गैप है दोनों के बीच में वो 30 डिग्रीज़ के अराउंड है, ठीक है। ये रफली आपको याद रहेगा 30 डिग्रीज़, तो क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प रहती है। बाकी एग्जैक्टली नंबर क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, लाइक यहाँ पे 37 आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 6 देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको 8 देखने को मिलेगा, तो ये भी हम एग्जैक्टली कितना है वो देखने वाले हैं आगे।
ठीक है। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइंस, इतना आपको याद रखना है, ये ट्रिक से आपको हेल्प करेगा अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में। नॉर्थ साउथ हमारा डिस्टेंस कितना है, देखिए नॉर्थ से साउथ आप देखोगे तो डिस्टेंस हमारा 3214 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट हमारा 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट विलेजेस का डेटा दिया हुआ है, देखिए ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रेयरली पूछा जाता है विलेजेस का डेटा, लेकिन फिर भी आप 2011 सेंसस वाला एटलीस्ट याद रखेंगे। 6,40,932 विलेजेस इंडिया में थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी इंडिया में नंबर ऑफ विलेजेस ज़्यादा चेंज नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन अब कॉन्सेंट्रेट कर गई है जहाँ जहाँ करनी थी, नए विलेजेस नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट्स है, टेरिटोरियल लिमिट देखिए इंडिया की कितनी है, 12 नॉटिकल माइल तक हमारा है। जो हमारे अपने टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जिनको टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं वो हमारा 12 नॉटिकल माइल है। कॉन्टिगुअस जो वाटर्स होते हैं वो 24 तक होते हैं, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको EEZ भी बोलते हैं वो हमारा 200 नॉटिकल माइल है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉटिकल माइल और माइल में क्या डिफरेंस है। नॉटिकल वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आप समुद्र के अंदर माइल को नाप रहे हैं, और जो समुद्र का एक नॉटिकल माइल होता है उस कितना होता है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, लेकिन जो ज़मीन पे हम माइल नापते हैं वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यह है कि जो ये डिसाइड किया हुआ है कि हमारा 12 तक हमारे टेरिटोरियल वाटर होंगे, 24 तक हमारे कॉन्टिगुअस और 200 तक हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कौन डिसाइड करता है। देखिए एक इंटरनेशनल लॉ है जिसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एडमिनिस्टर करती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये राइट्स मिले हुए हैं सभी कंट्रीज़ को कि उनके आसपास का जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी द टेरिटोरियल वाटर, 24 होगा जो वो कॉन्टिगुअस, और 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी लॉ के अंदर एक क्लॉज है जो ये बोलता है कि अगर आप अपना मैप बना रहे हो तो, और मैप में आपके आसपास कोई कंट्री है जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको उस कंट्री को भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे इंडिया का मैप जब भी बनाया जाता है तो उसमें श्रीलंका को हमेशा दिखाया जाता है नीचे। ठीक है, वो इसी लॉ की वजह से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। नेक्स्ट देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक बार समझ लेते हैं, ऑल्दो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइन्स हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स होते हैं जो ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए हैं पैरेलल, और ये एक एंगुलर डिस्टेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर है जो वो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करता है। जो अपर हाफ है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हाफ है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। फिर मान लो इक्वेटर के बीच में आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और इससे आप 1 डिग्री लंग की ऐसे 1 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, दोनों साइड में। जहाँ जहाँ 1 डिग्री होगा उन दोनों को अगर आप ऐसे मैच करते जाओगे ऐसे इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे पैरेलल्स मिलेंगे। ठीक है, और लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। तो लैटिट्यूड कैसी लाइन है, इमेजनरी लाइन्स हैं जो कनेक्ट करती हैं सभी पॉइंट्स को अर्थ के ऊपर। ठीक है, और ये एंगुलर डिस्टेंस यानी कि हर 1 डिग्री के ऊपर एक लैटिट्यूड बना होता है, अर्थ के सेंटर से डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। इक्वेटर मैंने आपको बता दिया, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, और ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इस तरीके से यहाँ पे, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो नीचे है उसको साउथ पोल बोलते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉट लाइन्स, दीज आर पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप बता दिया, पैरेलल होते हैं, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, इसका मतलब दो पैरेलल हैं तो कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ग्लोब पे ऑल्दो ये लाइन जैसी लगती हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखोगे क्योंकि अर्थ तो गोल है, तो यहाँ पे एक लाइन है तो इस तरीके से पीछे भी आएगी लाइन, और ये ऐसे सर्कल बनता है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे इमेजिनरी लाइन है। पोलर लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ पोलर जो लैटिट्यूड है ये 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए दीज आर पॉइंट्स नॉट लाइन्स। इंटरवल मैंने आपको बता दिया, हर 1 डिग्री पे एक हर 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरीके से अगर हर 1 डिग्री मतलब 0 यहाँ पे हो गया, और ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे 90 तक होगा, ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ भी 90 तक होगा, और एक 0 वाला हो गया, तो ये तीनों मिला के कितने हो गए, 181, 181 टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर देयर, तो देखिए ये 90 डिग्री और 90 डिग्री नीचे वाला और ऊपर वाला ये दोनों पॉइंट हैं, दीज आर नॉट लाइन्स। और आपसे लाइन्स पूछ जाती हैं तो आप 181 में से 2 घटा देंगे और आपका कितना आ जाएगा, 179। तो 179 पैरेलल्स हैं अगर हम इक्वेटर को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि जो 90 वाले हैं उनको हटा देंगे। हेमिस्फीयर बता दिया मैंने आपको, नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर। डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के बीच का 111 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए इस तरीके से जो लेटी हुई लाइन्स थी वो हमारी क्या थे, लैटिट्यूड्स, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक जो ऊपर से नीचे तक लाइन्स आती हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक लाइन आएंगी, ऊपर जो ऐसे तरीके से लेटी हुई होते हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर पैरेलल, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक आती है उनको बोलते हैं मेरिडियंस। ठीक है, इनको मेरिडियंस बोलते हैं। और जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन लाइन, या फिर उसको हम
एक दूसरा नाम है जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ से शुरू होकर और नीचे की तरफ आती है और ये ऊपर पॉइंट्स पे मिलती हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच के सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ, दो लैटिट्यूड के बीच में सबसे बड़ा गैप होता है कहाँ पे, पोल्स पे। सबसे बड़ा गैप होगा पोल्स पे, सॉरी पोल्स पे नहीं, सबसे कम गैप होता है पोल्स पे, यानी कि पोल्स पे कन्वर्ज कर जाती हैं। सबसे बड़ा गैप होगा इक्वेटर पे। ठीक है, और जो ग्रीनविच मीन लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दी ये पैरेलल नहीं होती हैं, इसलिए ये आके पोल्स पे जाके कन्वर्ट कर जाती हैं। जो जीरो मेरिडियन है इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये कब इस्टेब्लिश करा गया था, 1884 में एक मीटिंग हुई थी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में। कहाँ पे है ये, लंदन में। एक्चुअली ग्रीनविच नाम की जगह है, ठीक है, जहाँ से ये पास होता है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। और ये 1884 में डिसाइड करी गई थी। उस टाइम पे ब्रिटेन का राज चलता था पूरी दुनिया पे, तो इसलिए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो ब्रिटेन में ही थी, लंदन में, वहाँ से ही इसको डिसाइड कर लिया गया कि इसी को माना जाएगा। जीरो मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। तो जो पूरी दुनिया का टाइम है वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। अभी कैसे चलता है वो भी हमें आगे देखेंगे। दो मेरिडियन, देखिए जिस तरीके से दो पैरेलल्स यानी कि लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, वैसे ही दो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। कितना, 111.33 किलोमीटर। बाकी आप इक्वेटर से चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ, ये डिस्टेंस कम होगा और पोल्स पे आके लाइंस मिल जाती हैं, यानी कि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। हेमिस्फीयर, देखिए जिस तरीके से आपने देखा था इक्वेटर ऊपर नीचे के हिस्सों को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरीके से जो ग्रीनविच मीन लाइन है वो मान लो यहाँ से गुजरती है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हमारा हो गया ईस्ट और एक हो गया वेस्ट, ठीक है, ये ऐसे देखने मिलती है। वैसे तो आप बीच कर लो, एक नॉर्थ और एक ईस्ट और एक वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया कहाँ पे आता है, जैसे मान लो ये हमने अर्थ बनाया, यहाँ से इक्वेटर आ गया, यहाँ से मान लो ग्रीनविच मीन लाइन है, तो इंडिया कहीं यहाँ पे आता है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, इधर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ऐसे ही जैसे 0 डिग्री की लाइन है, वैसे ही इसके ऑपोजिट आप देखोगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। लेकिन जो बाकी के मेरिडियन है ना वो इस तरीके से हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जो ये डेट लाइन है ये ऐसी नहीं है, ये इस तरीके से कुछ जिगजैग पैटर्न में बनी हुई है। इसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, डेट लाइन के आप इस साइड हैं तो अलग डेट होगी, और दूसरी साइड है यानी कि वेस्ट में है तो अलग डेट होगी, ईस्ट में है तो अलग डेट होगी। तो लेकिन कुछ यहाँ पर आइलैंड्स ऐसे थे जो जिनका कुछ हिस्सा वेस्ट आ रहा था, कुछ ईस्ट आ रहा था, इसलिए इसको ऐसे घुमा दिया गया ताकि एक कंट्री के सारे आइलैंड एक ही साइड में रहें। ठीक है, ये इसके पीछे का रीज़न है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है, जिगजैग लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप देखोगे ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया पूरा तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और उसके भी कौन से हिस्से में, ईस्टर्न हिस्से में। इसलिए इंडिया के लॉन्गिट्यूड होते हैं जो उसके साथ हमेशा ई लगा होता है। ई का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो मेनलैंड इंडिया के मैंने आप बताया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ है जो, ये हमारा इंदिरा कोल का लोकेशन है। 8 डिग्री 4 है जो हमारा, ये किसका लोकेशन है, ये हमारा जो मेनलैंड इंडिया है उसका डिफरेंस, उसका पॉइंट है। नेक्स्ट 68.7 ईस्ट, ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, ये एक्चुअली ये मिनट बोलते हैं इसको, लास्ट में इस साइड में लिखा होता है जो डंडा लगा होता है यहाँ पे, और ये डिग्री होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड। यानी कि मान लो इस तरीके से अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस साइड से और अरुणाचल अगर हम इस साइड बनाएंगे तो इस साइड तक जो हमारा डिस्टेंस है, गोहरमोता इस जगह का नाम है और किबुतु इस जगह का नाम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 68 से 97 के बीच में है। आप देखोगे लगभग 30 डिग्री का ही एक्सटेंट है ये भी। साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है जो इंडिया की टेरिटरी की, वो रीच करती है 6 डिग्री 45 तक। 6 डिग्री 45 है जो, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार के, कार निकोबार जो सबसे लास्ट आइलैंड है वहाँ पे पड़ता है। क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया को देखिए, आप देखोगे जैसे एक्चुअली ये जैसे अर्थ बना दिया हमने, यहाँ पे इस तरीके से आप इक्वेटर बना दो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इन दोनों के जो बीच की जगह होती है उसको ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं, इसको टॉरिड जोन भी कहा जाता है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप लाइन खींच दो 5 डिग्री ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, और इसके ऊपर जो एरिया है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। तो इंडिया का कुछ हिस्सा, इंडिया का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो ट्रॉपिकल में आता है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिकल कैंसर के बीच में, और कुछ हिस्सा इंडिया का सब ट्रॉपिकल में आता है। थोड़ा सा जो ऊपर वाला हिस्सा है हिमाचल और उसके आप ऊपर जाओगे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, तो वो हमारा टेम्परेट रीजन में भी आता है। तो इंडिया के पास ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एक्चुअली आप प्रिसाइजली देखोगे तो ये
23°27 के अराउंड होता है, लेकिन इसको रफली मतलब 23°13 नॉर्थ, या फिर इसको 23.5 मतलब इस तरीके से भी डिग्री में लिखा जाता है, 23.5 डिग्री में। 5 डिग्री इसलिए लिखा जाता है, देखिए क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे कितने मिनट क्रॉस हो गए, 30 मिनट, इसका मतलब आधा डिग्री ट्रावर्स हो गया हमारा 0.5 डिग्री, तो इसलिए 23.5 डिग्री भी लिखते हैं इसको। तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाउस में हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि आप पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा देखोगे नीचे और ऊपर वाला हिस्सा देखोगे। ठीक है, स्टेट्स हैं जो ये ट्रावर्स किए जाते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इनको आपको याद रखना है। टोटल 8 स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। देखिए इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ये इसका ट्रिक है। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, एम से यहाँ पे हो गया आपका मिजोरम, फिर गुजरात राजस्थान, यहाँ पे आप देखोगे एम से हो गया मध्य प्रदेश, फिर हो गया झारखंड, और फिर CH से हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, और TH से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर वैसे ही आपको मैप से याद है तो दैट इज़ मतलब ब्रिलियंट, आपको बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको दिक्कत होती है, आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि वेस्ट में गुजरात राजस्थान मुझे चाहिए था, वो मुझे झारखंड चाहिए था, या फिर मुझे चाहिए था झारखंड, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इन स्टेट्स में जो पूछी जाती है आजकल एग्जाम्स में, आप ये उसको याद रखेंगे तिरछा ट्रिक से। तिरछा से मतलब है त्रिपुरा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये वो 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इनके बिल्कुल या तो नीचे से निकलता है, बिल्कुल ऊपर से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे राजस्थान और त्रिपुरा, इनके बिल्कुल साउदर्न हिस्से से निकलता है। ठीक है, तो ये तिरछा में जो तिर है अगले वाला, इसको आप याद रखोगे कि त्रिपुरा, और ये हो गया राजस्थान, और यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, इनके बिल्कुल साउदर्न टिप से निकलता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है इसके बिल्कुल टिप वाले हिस्से से, लेकिन नॉर्थ से निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आजकल, क्योंकि ये तो सबको याद हो जाते हैं, ट्रिक से लोग याद करके रखते हैं कि कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं निकलता, लेकिन ये याद नहीं होता लोगों को, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तिरछा ट्रिक से। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट और है यहाँ पे, वो ये है कि कौन सा स्टेट्स हैं जो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलता है और जो समुद्र को भी लगते हैं। तो गुजरात है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ये तो लैंडलॉक्ड हैं। बाकी जो मिजोरम और त्रिपुरा हैं ये लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। ये ऑल्दो मैप में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से त्रिपुरा, और नीचे आप देखोगे यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस देखिए इंडिया का जो आपको पता होगा, देखिए जैसे ये इस तरीके से अर्थ होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है। तो जो सन है ना, उसकी पोजीशन हमेशा इनके बीच में ही रहती है, कभी भी सन इनको क्रॉस नहीं करता, यानी कि वर्टिकली ओवरहेड नहीं होगा कभी भी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के आगे। ठीक है, लेकिन इंडिया है जो मैक्सिमम हिस्सा यहीं पे पड़ता है। तो आपको पता होगा जो 21 जून होता है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। इस दिन हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस दिन वर्टिकली ओवरहेड होता है। जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर जो सन है वो इस दोनों पोजीशंस के बीच में ही मूव कर रहा है, तो यहाँ से जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस एरिया में दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। और जब सन इस तरफ आएगा तो इस एरिया में दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। अगर यहाँ दिन बड़ा हो रहा है नीचे की तरफ, तो मतलब ऊपर की तरफ दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है DST, जिसको डे लाइट सेविंग टाइम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इस तरीके से है, देखिए हमारी कंट्रीज़ में तो फिर भी जो टाइम चेंज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस मालूम नहीं होता, ऑल तो फिर भी हमारे यहाँ भी 1-2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मान लो कोई कंट्री यहाँ पे है, तो अब जब सन नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सन यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे सन आ गया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 22-23 दिसंबर के आसपास, तो यहाँ पे ना दिन बहुत छोटे हो जाते हैं ऊपर वाले एरियाज़ में, तो इसलिए अपने टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो दिन के टाइम पे ही रहे। इस तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट कर देते हैं, और इसको डे लाइट सेविंग टाइम बोलते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपने मैक्सिमम काम दिन में ही निपटा लेते हैं। मान लो नॉर्मली वहाँ पे ऑफिसेज नॉर्मली 8 बजे शुरू होते थे, लेकिन अब दिन में क्या हो गया कि दिन ही मान लो आपका 4 बजे दिन निकल आ रहा है आपका, या फिर 5 बजे दिन निकल जा रहा है, तो ऑफिसेज भी वो शिफ्ट कर देते हैं अपने 5 बजे से, कि 5 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, देखिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हम 82.5 डिग्री भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हर कंट्री क्या करती है कि उस कंट्री के बीच से जो कोई मेरिडियन निकल रहा होता है ना, उससे को वो यूज़ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अवॉइड कन्फ्यूजन इन टाइम कीपिंग, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड अ स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम। अब ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, अपने सेंट्रल मेरिडियन को चुन लेते हैं।
सेंट्रल मेरिडियन में देखोगे आप, देखो इसको भी चुनने का एक तरीका है कि एक सेंट्रल मेरिडियन मान लो यहाँ पे था, अगला सेंट्रल मेरिडियन इसके 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, यानी कि 7.5 डिग्री आगे आप देखोगे सेंट्रल मेरिडियन, वो सेलेक्ट करा जाता है नॉर्मली। मतलब ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है इंटरनेशनली, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही सेलेक्ट करना है, आप चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो। इंडिया में आप देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82 और 30 है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है जो उससे निकलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 घंटे 30 मिनट आ गया है ग्रीनविच मीन टाइम से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे मान लो अर्थ पे यहाँ पे ग्रीनविच मीन लाइन है, ठीक है, तो इससे आप जैसे जैसे 15 डिग्री आगे बढ़ोगे ना तो 1 घंटा बढ़ जाता है। जैसे मान लो 15 डिग्री आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर चौथा आ गया, तो पाँचवा, फिर मान लो यहाँ पे जाके 5 हो गए, यानी कि 5 घंटे आगे आ गया। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, फिर मतलब 5.5 घंटे में आप ग्रीनविच मीन लाइन से 5.5 घंटे आगे आ जाओगे। और यहीं पे इंडिया लोकेटेड है, इसलिए इंडिया का जो टाइम है वहाँ पे आप देखोगे ये लिखने को मिलता है आपको +5:30 GMT ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5 साढ़े 5 घंटे आगे हैं। अब ये जो लाइन है ये किन किन स्टेट से पास होती है, इसके लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, यूपी कोमा, यूपी है जो कोमा में है, ऐसे याद रख लीजिए, यूपी कोमा में है। आपको ये तो पता होगा कि यूपी के मतलब यूपी से मिर्ज़ापुर से, यानी कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन जो आगे के स्टेट्स हैं ना, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप यूपी कोमा से याद कर लीजिए। यूपी कोमा से क्या याद रहेगा आपको, छत्तीसगढ़ से निकलता है आपका ये, उड़ीसा से निकलता है आपका ये, मध्य प्रदेश से निकलता है और आंध्र प्रदेश से निकलता है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 3 स्टेट दिए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, इनसे नहीं निकलता है, ठीक है, याद रखना है। यूपी कोमा आप याद रखेंगे, यूपी कोमा में है। अगर जैसे ही आपको ये आना है ना कौन कहाँ कहाँ से पास होती है, तो यूपी कोमा में है, ये ऐसे याद रख लेना। और एक कोमा में जो स्टेट्स हैं, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश, और यूपी तो आप सबको पता ही होता है। नेक्स्ट देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन्स के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं जो अर्थ को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल हाउस में, जिसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। बेसिकली एक्चुअली देखो, देखने में तो आप ऐसे बनाओगे तो ये आपको ऐसे लगेंगे, लेकिन ये होता तो अर्थ के दोनों साइड है ना, तो इस तरीके से घूम के आएगा अर्थ के ये चारों तरफ, इस तरीके से पूरा सर्कल बनाता है, तो इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और ये हर सर्कल अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट करता है। देखिए जैसे ये आपको पता होगा अर्थ है जो वो रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस के ऊपर, तो इस तरीके से अर्थ एक दिन में 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। इससे आप निकालोगे 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगा, 15 डिग्री, और 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, 1 डिग्री कितने मिनट में करेगा, 1 डिग्री करेगा आपका 4 मिनट में, ठीक है। ये कई बार कैलकुलेशन करने को भी आ जाता है ये उसमें प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, 15 डिग्री कर रहा है तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। उस तरीके से 24 से को 360 को 24 से डिवाइड कर लो तो 15 आएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये कि अर्थ अपना रोटेट कैसे करता है, तो अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट, और 15 डिग्री वाला चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कैसे टाइम आगे पीछे होता है। ग्रीनविच मीन लाइन से आप इधर जाओगे तो टाइम आपका बढ़ेगा, इधर जाओगे तो टाइम घटेगा। ग्लोबल टाइम जोन, देखिए टोटल 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, जहाँ पे जो अर्थ है हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन नॉर्मली कैलकुलेट करा जाता है, जिससे कि टोटल 24 हो जाएंगे, क्योंकि 15 को आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब मान लो ये इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये डेट लाइन है। अब डेट लाइन के जैसे ही आप क्रॉस करते हो ना तो डेट चेंज हो जाती है। अब डेट कैसे चेंज होगी, मान लो आप इस साइड हो, इस साइड आपकी कितनी थी 10, मान लो जैसे ऐसे करते हैं, एक से दोबारा बनाते हैं इसको, मान लो यहाँ पे डेट लाइन है, ठीक है, इस तरीके से डेट लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे 10 तारीख है, जैसे ही आप ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करोगे तो यहाँ पे कितनी तारीख हो जाएगी, 9। इसका मतलब हो गया आप एक दिन आगे चले गए, यानी कि आप एक दिन आप पीछे चले गए, यानी कि एक दिन आपने गेन कर लिया। यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 तारीख, ठीक है। ये आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका रट्टा ही मार लीजिए चाहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप गेन करते हो एक दिन, गेन करने का मतलब क्या है, टाइम आपने गेन करा, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेट आगे बढ़ेगी, इसका मतलब डेट पीछे घटेगी। टाइम गेन करने का मतलब क्या होता है, डेट आपकी पीछे जाएगी। यहाँ पे 10 तारीख थी तो डेट इसके वेस्ट से इसके वेस्ट से ईस्ट जाते ही आप 9 तारीख में आ जाओगे। और मान लो आप यहाँ पे 9 तारीख को थे और इस साइड आप जाओगे, किस साइड, वेस्ट की साइड, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो आपका जो टाइम है वो लूज़ हो जाएगा, 9 तारीख से आप 10 तारीख में आ जाओगे। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने यहाँ बनाया हुआ है सिंपल समझने के लिए। जैसे मान लो ये हमारी बीच की लाइन है, यहाँ पे 10 तारीख है, इस साइड जाओगे तो गेन करोगे और 9 तारीख हो जाएगी, और इस साइड करोगे तो लूज़ हो जाओगे, 9 से वापस 10 हो जाएगी, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट जाने पे आपको लूज़ होगा, वेस्ट से ईस्ट जाने पे आप गेन करोगे।
यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है वर्ड कि गेन कर रहे हैं तो टाइम पीछे कैसे आ गया, 10 से 9 कैसे आ गया। और भाई अगर आप 10 तारीख पे हो, आप गेन करोगे तभी तो 9 तारीख में पहुँचोगे ना वापस, उल्टा जाओगे। नहीं तो आपका लूज़ कर रहे हो टाइम। अगर आप 10 से 11 पे जा रहे थे, 10 से आप मान लो 11 हो जाता, तो आपने टाइम लूज़ कर दिया ना, एक दिन गायब हो गया आपका। लेकिन गेन करने के लिए आप एक दिन पीछे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब डेट लाइन को जैसे क्रॉस करते हो तो डेट चेंज हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब डेट लाइन पर डेट चेंज क्यों होती है, वो इसलिए होती है, देखिए ग्रीनविच मीन लाइन से जैसे जैसे आप आगे जाते हो ना, तो कितना ये टाइम चेंज हो जाता है। 180 डिग्री क्रॉस करोगे ना आप, तो आपके 12 घंटे हो जाएंगे। वैसे ही आप पीछे की तरफ से 180 डिग्री करोगे तो 12 घंटे वहाँ से हो गए। तो इस वजह से टोटल 12 प्लस 24 हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट से क्रॉस करता है हमारा 180 डिग्री मेरिडियन, और इसी को कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। कहाँ से क्रॉस करता है ये, बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे पड़ता है, जैसे ये अलास्का है, ये रशिया है, इनके बीच से निकलता है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग सी भी है, ऊपर चुकची सी पड़ता है आपका। नेक्स्ट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया नॉर्दर्न एरिया में, ईस्टर्न और मतलब आप ये तो मैंने बता दिया कि अर्थ है नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसे इस तरीके से ये इक्वेटर है मान लो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ग्रीनविच मीन लाइन है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा इस साइड, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आएगा इंडिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब ये कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। ऑल्दो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबीथू। किबीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए कई बार मैं ये भूल जाता था नाम किबीथू, तो इसमें इसको याद करने का ऐसे ट्रिक यार बना रखा है मैंने। कहाँ है बेतू, ऐसा सुनने में लगता है ना, किबीथू कहाँ है बेतू, तो कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने में है, लास्ट में। अगर इस तरीके से हम इंडिया बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इंडिया बनाते हैं, तो यहाँ पे होगा आपका गूहर मोती, और यहाँ पे इस तरह होगा आपका किबीथू। किबीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू। गुजरात, इसको गूहर मोती, इसको याद रख सकते हो, मान लो भूल जाते हो तो गुजरात का मोती, गूहर मोती, गुजरात का मोती, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, गूहर मोती बोलते हैं इसको, कच्छ रीजन में लोकेटेड है ये। फिर है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, देखिए ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप भी है आपका। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा कॉल, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड पे है आपका केप कॉमोरिन, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर हम लगा के देखें सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो आपका है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसमें ये डूब गया था। इंडोनेशिया के काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से इंडोनेशिया लगभग 160 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। कुछ और लोकेशन है, जैसे यहाँ पे केरला में एक जगह है कुत्तानाड, ये इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, कुत्तानाड। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा का एरिया है, ये बांग्लादेश है यहाँ पे आपको ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथू देखने को मिलेगा। यहाँ पे गुजरात में आपको क्या देखिए, गूहर मोती, गुजरात का मोती, गूहर मोती गुजरात में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एरिया और है यहाँ पे हमारा, जो हमारे वेस्ट बंगाल के बिल्कुल यहाँ पे चिकन स्नैक बोलते हैं, तो दार्जिलिंग वाला एरिया है, ये क्या है, चिकन स्नैक, ठीक है, इसको चिकन स्नैक बोला जाता है। इसके बारे में भी आगे देखेंगे। इंदिरा कॉल, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है इंदिरा कॉल, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी, इंडिया का पहली बात तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा समझो बर्फ़ से बना हुआ एक बहुत बड़ा लैंड मास है, जो हमेशा बहुत स्लो स्पीड में मूव करता रहता है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है न्यूब्रा। न्यूब्रा रिवर का सोर्स है सियाचिन ग्लेशियर। न्यूब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक रिवर की। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। आगे देखेंगे ये भी डिटेल्स में जब रिवर्स के बारे में आएगा। नेक्स्ट, इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री। देखिए टोटल इंडिया के आसपास देखोगे आपको 9 कंट्री देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मेनलैंड इंडिया को टच करती हैं वो 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2 हैं जो वो मैरीटाइम में बॉर्डर हैं। 2 कौन सी हैं, वो मालदीव्स और श्रीलंका, मैरीटाइम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन सी इंडिया की नेबर कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे टच करता है, जो POK है ना, एक्चुअली हमारे अभी कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है ये। तो POK है जो इसमें बिल्कुल इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आप देखोगे, वो अफगानिस्तान का एक एरिया है, वखान कॉरिडोर, उसके साथ टच करता है। और ये वखान कॉरिडोर चाइना को भी लगता है, ठीक है। फिर आपका चाइना, जो उसको टच करता है इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। म्यांमार के साथ हमने फिलहाल न्यूज़ में था, एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फ्री मूवमेंट रेज्यूम साइन करा हुआ था हमने यहाँ पे, जिस पे आप लगभग 16 किलोमीटर के आसपास का एक एरिया था, उसमें आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसको सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के साथ ये POK वाले एरिया का आपने देख ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक CPEC भी था। CPEC का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये न्यूज़ में आता रहता है। ये कहाँ पे बनाया है इन लोगों ने, POK में। और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, उसके अंदर है ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 का, उसके अंदर का प्रोजेक्ट है। ये हम सब बाद में देखेंगे और आएगा तो इस सिलेबस में, बाकी करंट अफेयर में आपने ये देखा ही है। नेक्स्ट,
इंडिया की जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं कैसे बॉर्डर बॉर्डर अपना शेयर करती हैं नेबरिंग कंट्री के साथ। देखिए पाकिस्तान के साथ आप देखोगे लद्दाख लगता है, जम्मू एंड कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और गुजरात लगता है। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख लगता है और जगह को बोलते हैं वखान कॉरिडोर, ठीक है। वखान कॉरिडोर ये अफ़गानिस्तान में है। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो ऊपर ऊपर वाले एरिया है ना, वो सारे लगते हैं हमारे चाइना के साथ में। बांग्लादेश के साथ में देखिए जो हमारे 6 शेड्यूल के स्टेट्स हैं ना, AMTM से याद रखते हैं हम इनको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों लगते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल लगता है। आपको पता होगा बांग्लादेश 1905 में अलग से जब एक स्टेट बनाया गया था, मतलब विभाजन हुआ था बंगाल का, तभी ये 2 हुए थे। वेस्ट बंगाल वाला एरिया उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी तो फॉर्मल जो पार्टीशन है वो तो रेड क्लिफ लाइन के थ्रू हमारा बाद में हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश से बंगाल तो लगेगा ही, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा ये AMTM वाले जो 4 स्टेट हैं ये भी लगते हैं बांग्लादेश से। म्यांमार से आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये लगते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा भी कहा जाता है। ये पगोडा है ना, एक्चुअली ये आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। इस तरीके से जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो ऐसे बनाए जाते हैं, इस तरीके से इसको पगोडा बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए जाते थे, लेकिन बाद में तो इससे आपको मंदिर मस्जिद भी देखने को मिल जाएंगे जो इस स्टाइल में बने होते हैं। जैसे जो मस्जिद है जामा मस्जिद जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, श्रीनगर की, वो इसी स्टाइल में बनी हुई है, पगोडा स्टाइल में। और आपको मंदिर भी मिल जाएंगे हिमाचल वगैरह में इस तरीके से बने हुए। जैसे हिडिंबा देवी का टेम्पल अगर आपने मनाली में देखा है, हिडिंबा देवी का, वो इसी स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। वेस्ट बंगाल और सिक्किम एकमात्र मतलब 2 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो 3 कंट्रीज़ को टच करते हैं, ठीक है। जैसे सिक्किम आप देखोगे एक साइड में भूटान है, एक साइड में नेपाल है और एक साइड में चाइना है। वैसे वेस्ट बंगाल के देखोगे आप तो भूटान और नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। भूटान आ गया। भूटान में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स बोलते हैं। मतलब ये हिमालयाज के बीच में इस तरीके से लोकेटेड है कि यहाँ पे बार बार थंडर मतलब थंडर स्ट्राइक्स होते रहते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स भी कहा जाता है। ये मिशन मौसम, ये करंट अफेयर का है। यहाँ पे मिशन मौसम लॉन्च कराया हाल ही में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसमें बेसिकली जो इंडिया का जो मौसम विभाग है उसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। एक ये पाम ट्रीज से रिलेटेड उड़ीसा का न्यूज़ में था, ये थंडर स्टॉर्म से बचाने का एक तरीका निकाला है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि पाम ट्रीज प्लांट करेंगे हम। तो ये करंट की चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने लिख दी क्योंकि रिलेटेड लगी मुझे थंडर बोल्ट वर्ड से। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये करंट का भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, नेचुरल एंड मैन मेड बाउंड्रीज। ठीक है, नेचुरल बाउंड्रीज आप देखोगे तो हिमालयाज हमारे नॉर्थ में आते हैं, बे ऑफ बंगाल है आपको जो साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन साउथ में आता है और अरेबियन सी आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा। इंडिया के मैप में ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप सबको पता ही होंगी। इस तरीके से आप इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है और नॉर्थ में हिमालयाज आते हैं। नेक्स्ट, मैन मेड बाउंड्रीज। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ था तब इसको खींचा गया था। रेड क्लिफ लाइन पे कौन सी हमारी फौज होती है? BSF। नेक्स्ट, उसके अलावा देखिए रेड क्लिफ लाइन तो मैंने बता दिया आपको, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सर साइरल रेड क्लिफ ने इसको 1947 में ड्रॉ किया था, ठीक है। इसको सुपर इम्पोज लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइन हमारे ऊपर थोपी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। मैकमोहन लाइन ये भी 1914 में ड्रॉ करी गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। डूरंड लाइन ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉ करी गई थी, ठीक है, 1893 में। वैसे आज के टाइम पे डूरंड लाइन है जो, ये तो हमारा बॉर्डर तो सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थोड़ा सा ही बचा है, वखान कॉरिडोर वाला एरिया जो मेनली आज के टाइम ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है, डूरंड लाइन। मैरीटाइम बॉर्डर, श्रीलंका हमारा नेबर है, नियरेस्ट नेबर मैरीटाइम बॉर्डर में। और जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है ये। पाक एक्चुअली ये रॉबर्ट पाक नाम का एक बंदा था, गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करता था, उसके नाम पे है ये। बिल्कुल यहाँ पे आप नॉर्थ में श्रीलंका का हिस्सा देखोगे तो उसको जाफना पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला होता है जो ऐसी जगह जो 3 जगह से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जाफना पेनिनसुला नाम की जगह है जो यहाँ पे रिलेवेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, बॉर्डर, सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं हम, ठीक है। लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर 4096 किलोमीटर का। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है वो भूटान के साथ है। ईस्टर्न हिल्स एंड पूर्वांचल हिल्स। देखिए ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल हिल यहाँ पे दी गई हैं। आपको पता होगा कि हमारे नॉर्थ में यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, तो ये हिमालयाज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हिमालयाज़ यहाँ पे ऐसे घूम जाते हैं, फिर इसको पटकई बूम, फिर नागा हिल्स और यहाँ पे लास्ट में इसको अराकन योमा बोलते हैं। और नीचे फिर ये अंडमान एंड निकोबार के नाम से हमें जाने जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता क्या ना, ये जो हिमालय है वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है और यहीं पे ये हिमालय दिखता है हमें अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, लैंड बाउंड्री हमारा आपको बताइए म्यांमार के साथ बनता है, ये हिमालयाज़ ही हैं, घूम जाते हैं वहाँ पे,
फिर वहाँ पे एक इरावदी रिवर देखने को मिलती है, यहाँ पे एक डॉल्फिन भी पाई जाती है जिसको इरावदी डॉल्फिन बोलते हैं। और ये इरावदी डॉल्फिन इंडिया में कहाँ पाई जाती है? चिलिका लेक में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था ना, इनरिच मैंने करा है ऐसी चीज़ों से जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है क्वेश्चन। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये अंडमान एंड निकोबार वाली चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है कि ये एक्चुअली हिमालयाज़ का ही एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार भी। और ये डॉल्फिन है जो, ये इरावदी डॉल्फिन है जो, ये इंडिया के चिल्का लेक में भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये तिरछा वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने वो ट्रॉपिक ऑफ कि कैंसर हमारे इंडिया में किन किन स्टेट से निकलता है, तो वो आपको याद रखना है। उसके अलावा तिरछा से ये था कि त्रिपुरा, राजस्थान इनके बिल्कुल साउथ से निकलता है और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नॉर्थ से निकलता है। त्रिपुरा है जो, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बांग्लादेश इसको 3 साइड के से कवर करा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश इसको 3 साइड से टच करता है त्रिपुरा को। सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये 3 कंट्रीज़ को टच करते हैं। वेस्ट बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को, सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना को। नेक्स्ट जो हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और सिक्किम को मिला के कई बार इनको ब्रदर भी बोलते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर, सिक्किम, ठीक है। लेकिन आजकल इनके लिए एक नया नाम यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, वो है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी में 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 8 राज्य आते हैं अष्टलक्ष्मी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको पता होना चाहिए आसाम के बारे में, कि आसाम 6 के 6 जो मतलब टोटल 7 सिस्टर्स हैं, उनमें से एक तो आसाम खुद है, बाकी के जो 6 स्टेट्स बचे उन सबको टच करता है आसाम। क्योंकि कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे सारे स्टेट्स आसाम से हटाकर ही बनाए गए थे। नेक्स्ट, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखते हैं। देखिए कोई भी कंट्री है वो ऑब्वियस ही बात है, कभी ना कभी उसका लैंड मास है वो धीरे धीरे इधर उधर शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंड मास पहले एक हुआ करता था जिसको पेंजिया बोलते थे। उसके तरफ 2 समुद्र हुआ करते थे, सॉरी एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था जिसको पैंथालासा बोलते थे, और एक छोटा समुद्र था जिसको जब ये टूटा तो धीरे धीरे वो क्रिएट हुआ जिसको टेथिस सी नाम दिया गया। और जब ये टूट के 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ तो इस तरीके से ये पहले पेंजिया था, इसके चारों तरफ मान लो समुद्र था चारों तरफ ऐसे ऐसे ना। फिर ये जो ये था ये इसके 2 टुकड़े हो गए। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया आपका लॉरेशिया और नीचे वाला आपका कहलाया गोंडवाना। जो लॉरेशिया था ऊपर वाला, इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पैलियोमैग्नेटिज्म बेसिकली, पैलियो का मतलब है यहाँ पे आप मतलब यहाँ पैलियो का मतलब यहाँ पे, अब वैसे पैलियो का मतलब पुराना होता है, लेकिन यहाँ पे पत्थर से आप याद रखते हैं, पैलियोलिथ होता है जैसे पत्थर। तो उस तरीके जैसे यहाँ पे देखोगे रॉक्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर लेते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। तो पैलियोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि अर्थ एक तरीके से एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। यहाँ पे अर्थ ने अर्थ के जो स्टोन्स होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो ये अर्थ को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करती है चीज़। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? ये अल्फ्रेड वैगनर ने। और ये हमें बताती है कि कैसे 2 हिस्से हो गए थे, एक था गोंडवाना लैंड और एक था लॉरेशिया। जो इंडिया था ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा लैंड मास था, इसमें आज के टाइम का पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये एंटार्क्टिका सब रीजन मिलते हैं। और ये पता कैसे चलता है? ये टिलाइट से। टिलाइट एक रॉक होती है जो ग्लेशियर से बनती है, ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट से बनती है ये, ग्लेशियल से। ग्लेशियल डिपॉजिट से, अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया में तो ग्लेशियर है नहीं, लेकिन फिर भी ये रॉक है जो ये पाई जाती है पेनिनसुलर इंडिया में। इससे पता चलता है कि पेनिनसुलर इंडिया में कभी ना कभी ग्लेशियर थे। इसका मतलब ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड, यानी कि साउथ में हुआ करता था बहुत, जिससे कि यहाँ पे बर्फ़ होती थी पहले। तो ये टिलाइट की वजह से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट, मीसोजोइक एरा। देखिए ये एरा, ये वर्ड आपने सुने होंगे, जैसे ईओन होता है, एरा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ईओन सबसे बड़ा होता है, ये शुरू ऐसा होता है, ईयर होता है सबसे छोटा, उसके ईयर होता है, फिर उसके बाद आता है आपका ईपॉक। ईपॉक के बाद आप नॉर्मली ये यहाँ पे टोटल मतलब ड्यूरेशन वगैरह आप देखोगे यहाँ पे लिखा होता है। बाकी आप याद रख लीजिए सबसे छोटा ईयर होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा उससे ईपॉक होता है, और सबसे बड़ा ईओन होता है, और ईओन के बाद आपका एरा आता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप ये दो याद रख लोगे तो आपको समझ जाएगा क्वेश्चन। सबसे छोटे ईयर और ईपॉक, सबसे बड़े ईओन और एरा, ईओन सबसे बड़ा, ईयर सबसे छोटा। और मीसोजोइक एरा में जो इंडिया है वो शिफ्ट हुआ, गोंडवाना लैंड से स्प्लिट हुआ, और धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट की वजह से, कन्वेक्शन करंट कैसे बनते हैं? अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। और इंडियन प्लेट है वो शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ आई, और यूरोपियन जो लैंड मास था जिसको यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया कॉन्टिनेंट है जो, उससे टकरा गई आके। कॉलिजन ऑफ द इंडियन यूरेशियन प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। देखिए 2 प्लेट हैं, एक प्लेट इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है। जब ये टकराएंगे तो होगा क्या कि लैंड मास ऐसे उठ जाता है जिससे माउंटेन्स बन जाते हैं, और इनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। इंडियन प्लेट जैसे ही कोलाइड करी तो यूरेशियन प्लेट के साथ करेगी। आपको पता होगा जो इंडिया है ना, जो इंडिया का जो
हिमालय है वो इस तरीके से सिंटेक्चुअल बैंड में है, ठीक है, इस तरीके से है इंडिया का हिमालयाज़। तो पहले ये हिस्सा टकराया था, जिसकी वजह से जो ये हिमालयाज़ हैं ये ज़्यादा ऊंचे हैं, और उसके बाद ये हिस्सा टकराया और ये हिस्सा टकरा के लॉक हो गया यहीं पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये हिस्सा तो 2-3 बार टकराया, लेकिन मतलब ये टकराया फिर पीछे आया, फिर टकराया फिर पीछे आया। जिसकी वजह आप देखोगे इस साइड में हिमालयाज़ की जो रेंजेस हैं वो आपको मल्टीपल रेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे वो इस साइड आती हैं वो यहाँ पे सिंगल रेंज हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे टकरा के एक बार में फंस गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि यहाँ पे एक क्यों है, क्योंकि ये फंस गया था एरिया, यहाँ पे 2-3 टक्कर हुई थी, इस वजह से आपको पहले यहाँ पे ट्रांस हिमालय वो तो पहले से ही थे। यहाँ पे ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आपको ये मिलेगा हिमाद्री, फिर आपके बाद हिमाचल, फिर आपका शिवालिक, ठीक है। ये 3 रेंजेस हैं यहाँ पे। किससे टकराया था? यूरेशियन प्लेट से। और अभी यहाँ पे कंप्रेशन यानी कि फोल्डिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे और सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी। जो टेथिस सी हुआ करता था वो एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि अपलिफ्ट हो गया। और आज के टाइम पे जो कैस्पियन सी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रेगमेंट या फिर रेमनेंट ऑफ, यानी कि टेथिस सी का बचा हुआ कोचा जो हिस्सा था ना, वो क्या है? वो है हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं टिकरा के नाम से? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और एज़रबैजान। एज़रबैजान के पास में एक कंट्री है अर्मीनिया, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है आजकल वो। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्मीनिया है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक्चुअली अर्मीनिया और एज़रबैजान के बीच में एक रीजन है छोटा सा, जिसको नागोर्नो काराबाख बोलते हैं, नागोर्नो काराबाख। और ये नागोर्नो काराबाख न्यूज़ में है, क्योंकि इसमें लड़ाई थोड़े टाइम पहले एक युद्ध हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कोलिजन की वजह से हिमालयाज़ बन गए, मैंने आपको बता दिया। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं ये हिमालयाज़ हैं, जो ये यूथफुल टोपोग्राफी है, नए मतलब बने हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है। वहीं आप इंडिया में अरावलीज देखोगे तो वो पुराने माउंटेन है, रिलिक्ट माउंटेन है वो, ठीक है, जो कि धीरे धीरे इरोड हो गए हैं। और जो नए माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर रिवर्स हैं जो वो कट करती हुई जाती हैं, इस वजह से वहाँ पर डीप वैली और गॉर्जेज आपको देखने को मिलेंगे। फास्ट फ्लोविंग रिवर्स जिनको रैपिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, रैपिड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ऊंचे ऊंचे माउंटेन, हाई पीक्स देखने को मिलेंगे। आपको पता है हिमालय में आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं, मानसालू, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, ठीक है। ये बता दी मैंने। अरावलीज आर रेलिक्ट माउंटेन। यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर में क्या बनते हैं? डीप वैलीज, गॉर्जेस, फास्ट फ्लोइंग रिवर जिनको रैपिड्स या फिर कैस्कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, रैपिड्स और कैस्कार्ड। इसके बाद जो नीचे का रीजन आता है उसको तराई रीजन बोलते हैं। एक्चुअली आज पहले ये तराई रीजन डायरेक्ट आता था एग्जाम्स में, आजकल एक वर्ड आता है पीडमोंट प्लेन। क्या होता है? तो जैसे ही रिवर पहाड़ से निकल के नीचे पहुंचती है ना, ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी है जो वो दोबारा से रीमर्ज होकर रिवर में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पीडमोंट प्लेन। इंडिया में 3 तरीके के पीडमोंट प्लेन पाए जाते हैं, जिसको एक को बोलते हैं तराई, एक को चौस और एक को दुआर्स। ये 3 तरीके के एरियाज़ पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बनता है जिसको आर्टेजियन वेल्स बोलते हैं, यानी कि आर्टेजियन कुएँ। आर्टेजियन कुआं ऐसा कुआं होता है एक तरीके से जहाँ से पानी निकालने के लिए ना आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। वहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल मतलब ज़मीन के पास में होता है, आप मतलब थोड़ा सा खोदोगे नीचे पानी निकल आएगा। इसको बोलते हैं आर्टेसियन वॉल। तो इसमें बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे पानी होता है, ना आपको पंप की ज़रूरत ना किसी की। कई बार तो आप उत्तराखंड हिमाचल के इन एरियाज़ में जाओगे, आप देखोगे कि जो नल होते हैं उसमें से ऐसे ही पानी आ रहा होता है, कुछ उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगा होता, बस ऐसी ज़मीन से पानी बाहर निकल रहा होता है। इतना ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए एक चीज़ आपको लॉजिकली याद रखनी है, वैसे तो मैं आपको ये बता दूंगा लेकिन आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे मान लो भाई ये हमारा यहाँ पे पहले से लैंड मास है यूरेशियन प्लेट का, अब नीचे से इंडिया आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इंडिया का ये मान लो लैंड मास ऊपर की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे आकर टकराएगा। टकराने के बाद में क्या हुआ? हिमालयाज़ बने। अब हिमालय से नदी निकल के जाएंगी तो वो एलुवियल जो अपने साथ कंटेंट है वो लेके जाएंगी, एलुवियल मटेरियल, और उसको जमा करेंगी। उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे प्लेन एरियाज़ बनेंगे जिसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि पहले हिमालयाज़ बने या फिर पहले नॉर्दर्न प्लेन बने, तो लॉजिकल चीज़ है पहले क्या बने? हिमालयाज़ बने। हिमालय से नदी निकली, उन नदियों में क्या आया? डिपॉजिट्स थे, सेडिमेंट्स थे, जिनको उसने जमा करा प्लेन एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ बने। तो लॉजिकल चीज़ है, आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, अरावलीज दिया हुआ है, हिमालयाज़ दिया हुआ है और नॉर्दर्न प्लेन्स दिए हुए हैं, कि इनमें सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना क्या है? अरावलीज, फिर उसके बाद आएगा हिमालयाज़, फिर आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। इस तरीके से लॉजिकली आपको पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट, अपलिफ्टमेंट हुआ टेथिस सी का, ये बता दिया मैंने, और सबसिस्टेंस हुआ नॉर्दर्न फ्लैंक्स का, पेनिनसुलर प्लेटू का, जिसकी वजह से बेसिन्स बने, मतलब कि रिवर्स निकल के आई। बेसिन होता है एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया और बेसिन वैसे नॉर्मली ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कैचमेंट एरिया नॉर्मली उस एरिया को रेफर करता है जहाँ से एक नदी है वो अपना पानी इकट्ठा करती है, जिन एरियाज़ में अलग अलग ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं,
और बेसिन जहाँ पे वो ड्रेन करती है अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है मतलब इनका कैचमेंट एरिया और बेसिन, जहाँ जहाँ पे नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज पहुँचती हैं उसको बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया बोलते हैं। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स वगैरह लेके गई इससे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स से और पेनिनसुलर प्लेटू से, फिर यहाँ पे अब अलुवियल डिपॉजिट्स से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होते हुए देख लिया। पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया की एंशियंट जियोलॉजी में देखिए, ये पेनिनसुलर प्लेटू बहुत पुराना है हमारा, क्योंकि प्लेटू ऊपर की तरफ आया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लेटू पुराना है कि हिमालय पुराना है, तो कौन पुराना है? प्लेटू पुराना है, क्योंकि प्लेटू तो आया था ऊपर की तरफ। ये इंडिया का सबसे स्टेबल रीजन है। अर्थक्वेक, नाम भर के अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है। इंडिया में आपको पता होगा अर्थक्वेक के ऐसे 4 जोन हैं, जोन 2 से जोन 5। जोन 1 जैसा कुछ नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जोन 1 में क्या आता है, तो जोन 1 है ही नहीं। जोन 2 से जोन 5 तक है, ठीक है। जो सबसे खतरनाक जोन है वो है जोन 5। इसमें कौन से एरियाज आते हैं? पूरा हिमालय आता है इसमें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आता है, पूरा हिमालय आता है। उसके अलावा रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वो आता है इसमें, ठीक है। और जोन 4 में दिल्ली वाला एरिया आता है। सबसे स्टेबल है हमारा जोन 2 वाला एरिया, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू वगैरह आते हैं इसमें। हिमालयाज के बारे में और देख लिया हमने। उसके बाद है देखिए यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मेंशन्ड है। रॉक हमारे पास नॉर्मली 3 तरीके की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो कि डिपॉजिट्स के थ्रू बनती हैं, इग्नियस जो कि मैग्मा यानी कि लावा से बनती है। मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है? जब लावा अर्थ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ है, बस इतना फ़र्क है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो जो इग्नियस है, यानी कि इग्नियस का मतलब ये आग से बनी हुई है, ठीक है, फायर से, यानी कि लावा से या फिर मैग्मा से बनी हुई है। जैसे ग्रेनाइट रॉक है, वो एक इग्नियस रॉक होती है। मेटामॉर्फिक रॉक होती है। मेटामॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म में चेंज हो जाना। मेटामॉर्फ, मॉर्फ मतलब फॉर्म में चेंज हो जाना। तो जब इग्नियस रॉक है वो या तो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाए, या फिर सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक में बदल जाए, या फिर ये बीच की स्टेज में है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। रॉक साइकिल में एक रॉक किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, वापस इग्नियस से मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से इग्नियस, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। यहाँ पे आपको हिल्स और ब्रॉड वैलीज देखने को मिलेंगी पेनिनसुलर प्लेटू में। मेघालय प्लेटू, देखिए मेघालय प्लेटू है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। जैसे मान लो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू था इस तरीके से, तो ये बीच में टुकड़ा, इसमें एक गैप आ गया, टूट गया बीच में से ये, और गड्ढा बन गया यहाँ पे। उस गड्ढे में ही आज के टाइम पे बांग्लादेश और क्या है, सुंदरबन डेल्टा। इसको क्रॉस करते आपको मेघालय प्लेटू, इसको कार्बी आंगलोंग या फिर नॉर्थ काचार हिल्स, इसको आज के टाइम में नाम बदल दिया है इसका, नॉर्थ काचार हिल्स का। इसको दीमा हसाओ बोलते हैं, ये आसाम में है दीमा हसाओ। तो दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और मेघालय प्लेटू, ये सारा किसका हिस्सा है? ये एक्सटेंशन है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ही, मेघालय, ठीक है। और जो गैप बीच में बना, फॉल्ट लाइन बनी जो, उसको बोलते हैं हम मेघमालदा गैप या फिर गारो गैप। फॉल्टिंग और सबसिडेंस, फॉल्ट सबसिडेंस का मतलब होता है कि नीचे की तरफ हिस्सा चला गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट था उसका जो साइड वाला हिस्सा है, बिल्कुल जैसे इस तरीके से हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो ये वाला हिस्सा है जो कोने कोने वाला, यहाँ पे ये नीचे की तरफ टूट के ज़मीन में चला गया था। कुछ हिस्सा ज़मीन में रह गया, कुछ ऊपर की तरफ आ गया। जो ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के आसपास आप देखोगे वो सॉल्टी एरिया है आज भी, ठीक है, पूरा सॉल्टी है वो। इसलिए था क्योंकि वो ज़मीन के अंदर जाकर फिर वापस आया था और समुद्र का उसमें सॉल्ट रह गया उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए 4 ब्रॉड नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया के, नॉर्थ माउंटेन्स, नॉर्थ प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स। लेकिन फर्दर आप डिटेल में जाओगे तो और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 प्राइमरी और 6 सब जोग्राफिकल रीजन्स। कौन कौन से? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे, यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट है, ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। अच्छा, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है ना, इसको मिला के आर्चीपिलागो बोलते हैं, ठीक है। आर्चीपिलागो या फिर आर्कीपिलागो, ठीक है, आर्कीपिलागो भी बोलते हैं इसको। कुछ लोग आर्चीपिलागो पढ़ते हैं, कुछ आर्कीपिलागो पढ़ते हैं। हिमालयाज का सिंटेक्शियल बैंड है इस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हिमाचल बैंड बनाते हैं, फिर यहाँ पे फिर से इसका बैंड बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये सिंटेक्शियल बैंडिंग बोलते हैं इसको। इसमें सिंटेक्शियल बैंडिंग में यहाँ पे आप देखोगे पर्वत है, उसका नाम है नंगा पर्वत। इस साइड देखोगे उसका नाम है नामचा बारवा, ठीक है। यहाँ पे नामचा बारवा पे मुड़ता है ये, और यहाँ पे नंगा पर्वत पे मुड़ता है। नामचा बारवा आपको बिल्कुल अरुणाचल के नॉर्थ में, चाइना में देखने को मिलेगा, और नामचा बारवा ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है POK वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। देखिए हिमालयाज के बिल्कुल नॉर्थ में आप क्रॉस करोगे तो आपको ट्रांस हिमालयाज देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में जो हिमालयाज है उसको हिमाद्री बोलते हैं। वो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, लगभग 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, ठीक है। और इंडिया में क्या मतलब पूरी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस में आती है ये।
इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ऊंची माउंटेन रेंज है वो है एंडीज़, जो कि साउथ अमेरिका में वेस्टर्न जो पूरा साउथ अमेरिका है उसका साइड साइड में बनी हुई है एंडीज़ माउंटेन रेंज। आप ये देखोगे हिमालयाज़ ये ज़्यादा चौड़ी है कहाँ पे, अगर आप वेस्ट में देखोगे ज़्यादा चौड़ी है, ईस्ट में ज़्यादा जाती है सिकुड़ जाती है। ठीक है, मैंने आप बताया ना कैसे फंस गया था यहाँ पे वो, तो इसलिए वो यहाँ पे मल्टीपल फोल्ड नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे 2-3 फोल्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो अरुणाचल में ये सिकुड़ जाती है। कश्मीर साइड में 400 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, जबकि अरुणाचल साइड ये सिर्फ 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए, जैसे हिमालयाज इस साइड से चौड़ा है ना वेस्ट में, और ईस्ट में पतला है। ठीक है, ये उसी तरीके से जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, इसका जो सेंट्रल हाईलैंड है वो भी वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में पतला है। स्ट्रक्चरल डायमेंशन आप देखोगे 3 इसकी कैटेगरीज हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ऊपर पड़ता है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय पहले से ही था, वो इनका पार्ट नहीं है हिमालयाज का। ठीक है, ये बाद में बने हैं, ये वो पहले से ही था। तो इनमें भी पूछा जा सकता है कौन सा पुराना है, तो इनमें भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर आउटर हिमालय। क्योंकि ये 3 बार टकराया, तीसरी बार में आउटर हिमालय बने थे, और पहली बार में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी टकराने की, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ग्रेट हिमालयाज की, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर मिडिल हिमालय आते हैं, जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल माउंटेन्स। तीसरे में आता है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक या फिर इसको मरगल्ला हिल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, कुछ माउंटेन पीक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उन माउंटेन पीक को याद रखने का ये ट्रिक है कांगड़ा। कांगड़ा आपको पता होगा, हिमाचल की ये फेमस जगह है, तो ये ट्रिक है। ट्रिक से कैसे याद रखना है, के ए से है कामित, एन से है नंदा देवी, जी से है गुरला मंदाता, डी से है धौलागिरी, और ए से है अन्नापूर्णा। ये 5 हैं जो आपको कैसे याद रखनी है, वेस्ट से ईस्ट ये माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये आपकी उत्तराखंड से स्टार्ट होकर नेपाल तक जाती हैं, नेपाल में और आगे जाओगे तो फिर MEMK। ठीक है, ये आपको ट्रिक से याद रखना है, ऐसे कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा हो गया, उसके बाद MEMK। कौन कौन सी माउंटेन पीक्स हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सीरीज़ में पूछी जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट। कामित, नंदा देवी, गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मानसालू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। एवरेस्ट के पहले आता है मानसालू, फिर एवरेस्ट आता है, फिर मकालू आता है, फिर कंचनजंगा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए सीरीज वाइज। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट है तीनों में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लॉजिक, सबसे पहले टकराया तो ये बना, फिर दूसरे नंबर पर टकराया दूसरे झटके में ये बना, तीसरे में आउटर हिमालय बना। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्टीन्यूस माउंटेन आपको और हाईएस्ट पीक्स भी इसी में देखने को मिलेंगी। एवरेज हाइट इसका 6000 मीटर के आसपास है। इकोसीन और ओलिगोसीन पीरियड में बना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ईपोस वगैरह ईपोक नहीं पूछा जाता पेपरों में। यहाँ पे ये ट्रिक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये पी करके ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। सबसे छोटा ईयर होता है, फिर आपका इपोक आता है आपका। ठीक है, लास्ट में आपका ईओन और एरा आते हैं। ये पी से पीरियड होता है। प्रोमिनेंट पीक, देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक है पूरी दुनिया का ही, और ये किस में पड़ता है, ये हिमाद्री में पड़ता है। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आप नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, चाइना में और तिब्बत में आपको इसको जुमफांग फेंग। ठीक है, जुमुला, ये मतलब ये अजीब सा चाइनीज़ नाम है ये, जुमुलांगमा फेंग। लेकिन तिब्बत में इसको कुमुलांग माउंटेन बोलते हैं, कुमुलांगमा। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट नॉर्मली बोलते हैं इसको, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, कंचनजंगा ये 3rd हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर, सॉरी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ पे तीस्ता रिवर और तामूर रिवर आपको देखने को मिलेंगी। तीस्ता रिवर ईस्ट में बहती है और तामूर रिवर वेस्ट में बहती है। तीस्ता रिवर इंडिया में आती है, फिर सिक्किम से बहती हुई वेस्ट बंगाल होती हुई है ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। और तीस्ता रिवर कौन का सोर्स क्या है, शोलामू लेक। ठीक है, तीस्ता रिवर का सोर्स है शोलामू लेक। इसका एक ग्लेशियर भी है जिसको खांगसे ग्लेशियर बोलते हैं, खांगसे ग्लेशियर तीस्ता रिवर का सोर्स है। ईस्टर्न नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है ये। फिर यहाँ पे कुछ और पीक्स हैं, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, इसमें ही आती हैं अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, ये भी नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट, देखिए हिमालयाज हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट आपको पत्थर देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट मतलब ये एक इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, और ये हमेशा इसका जो स्नो लाइन है वो कवर रहता है ग्लेशियर से और बर्फ़ से ढका रहता है पूरा ये। यहाँ से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो रिवर्स निकलती हैं, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, इनको हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। और ये पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है राउंड द ईयर, पूरे साल ये बहती रहती हैं। ठीक है, 2 तरीके की रिवर्स होती हैं, एक होती हैं आपकी सीजनल रिवर्स और एक होती हैं आपकी हिमालयन पेरेनियल रिवर्स, जो कि पूरे साल बहती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं। और इसके अलावा एक वर्ड यूज जाता है कुछ नदियों के बारे में, इफीमरल रिवर्स। इफीमरल रिवर है, बहुत छोटे से टाइम के निकलती हैं, यानी कि इफीमरल इज अ सब कैटेगरी ऑफ सीजनल रिवर्स। जैसे लूनी नदी है, ये इफीमरल रिवर है, मतलब बारिश आती है तो इसमें पानी होता है, नहीं तो ये नॉर्मली सूख जाती है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया में, इफीमरल रिवर्स। नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज दे रखे हैं इंडिया की, आप इसको देखोगे इस तरीके से, ये एक्चुअली जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपर हिमालयाज़ है जिसको हिमाद्री बोलते हैं, वो तो बहुत कॉन्टीन्यूअस है, वो मतलब एक ही चेन देखने को मिलेगी। लेकिन जो नीचे वाला है हिमाचल, लेसर हिमालय, ये ना ब्रेक है इसमें, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा है, फिर एक टुकड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या, जो इसको यहाँ पे पीर पंजाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और देखोगे आगे तो इसको धौलाधर बोलते हैं। फिर आप हिमाचल और उत्तराखंड क्रॉस करते हुए आप आओगे तो उत्तराखंड में इसको गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। फिर आप और क्रॉस करोगे नेपाल साइड तो इसको महाभारत रेंज बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ से साउथ कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब ये रेंजेस हैं पूरी, ये पता होना चाहिए। काराकोरम बिल्कुल नॉर्थ में है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, फिर धौलाधर आता है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं आप उसको, KLZPD, ठीक है। के से काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, नॉर्थ से साउथ आओगे तो आप इस तरीके से हैं ये, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पामीर नोट। पामीर नोट ना, इसके ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है। ये ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा एरिया है, ये पामीर नोट वाला एक ऐसा एरिया है जो कहीं ना कहीं सोर्स है सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना और पूरी यानी टर्की तक के जो माउंटेन्स है ना, वो समहाउ किसी ना किसी तरीके से इस पामीर नोट से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पामीर प्लेटू मिलता है, जिसको तिब्बतन प्लेटू भी बोलते हैं, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत ऊंचा है ये, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको, पामीर प्लेटू को। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सुलेमान रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, कुनलुन माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे त्यान शान, कुनलुन शान। फिर हमारे इंडिया के माउंटेन तो आपको पता ही होना चाहिए। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोक्शी। ये राकापोक्शी है, ये स्टीपेस्ट माउंटेन कहा जाता है इसको दुनिया का, ठीक है। यहाँ पे एक अघिल पास है जो इंडिया को, ये काराकोरम वाले एरिया को सिंजियांग रीजन है चाइना का, उससे जोड़ता है। ये सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम, रिवर भी पढ़ेंगे, पासेस भी पढ़ेंगे, माउंटेन्स तो देख ही रहे हैं। मिडल हिमालय जिसको लेसर हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं, इसमें कौन कौन से सॉरी नॉट कंट्रीज, या कौन कौन से रेंजेज आएंगे जो मैं आपको बता रहा था अभी, पीर पंजाल, धौलाधर, गढ़वाल, कुमाऊं, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है, मिडल हिमालयाज़ में, लेसर हिमालयाज़ में। यहाँ पे आप देखोगे जो एवरेज हाइट है वो 3,700 मीटर के आसपास है। जो इसके पहले हिमाद्री था उसकी एवरेज हाइट कितनी थी, 6,000 मीटर के आसपास थी, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ की 3,700 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जो मतलब ठंड में बर्फ़ से ढक जाते हैं और गर्मियों में वो वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है। यहाँ पे कुछ फेमस जगहें हैं जैसे कि रोहतांग पास, अटल टनल, ये कहाँ पे है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। जम्मू कश्मीर का जो साउथर्न एरियाज़ है ना, वो भी पीर पंजाल माउंटेन से ही मतलब वहीं पे पड़ता है, पीर पंजाल माउंटेन, फिर ये हिमाचल में आ जाते हैं। धौलाधर रेंज, फिर आगे आप उसमें जाओगे तो महाभारत रेंज आ जाती है। नेक्स्ट कुछ वैलीज़ हैं यहाँ पे, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली के अंदर ही आता है मनाली, ठीक है। मनाली के पास में ही आपको रोहतांग पास मिलेगा। रोहतांग पास के नॉर्थ से रावी नदी निकलती है और साउथ से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों, बाकी रिवर्स आएंगे तो डिटेल में देखेंगे। आउटर हिमालयाज़ है जो इनको शिवालिक भी कहा जाता है। शिवालिक माउंटेन्स हैं जो ये यंगेस्ट हैं इन तीनों में, इसको मरगल्ला हिल्स भी बोलते हैं, शिवालिक या फिर मरगल्ला हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी हाइट 900 से 1000 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे आपको बहुत ब्रॉड वैलीज़ मतलब देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपको शिमला है, ठीक है, शिमला है, देहरादून है, यहाँ पे दून्स वगैरह फॉर्मेशन हो रखी है, ये सब इसी में आते हैं, आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स में। शिवालिक हैं जो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हैं, मतलब जो ऊपर आप देखोगे ना हिमाद्री और हिमाचल वाले जो माउंटेन्स हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े और उसमें मजबूत पत्थर हैं, लेकिन यहाँ पे जो पत्थर हैं वो ढीले ढाले से हैं और मतलब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह खतरा रहता है यहाँ पे, पेबल्स की फॉर्म में पत्थर है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल दून्स वैलीज बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैली जिनको दून्स बोलते हैं। एक्चुअली दून होता क्या है, जैसे ऊपर से मान लो पानी आ रहा है, फिर यहाँ पे कोई पहाड़ जैसी कोई स्ट्रक्चर आ गया, फिर पानी यहाँ पे रुक जाएगा, भर जाएगा पूरा पानी यहाँ पे धीरे धीरे, लेकिन पानी फिर जगह बना लेगा निकलने की, पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जो उसका डिपॉजिट्स थे वो सेडिमेंट्स थे वो यहीं रह जाएंगे और यहाँ पे एक फर्टाइल वैली बन जाएगी जिसको दून बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिया में दून से देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये पाटली दून और देहरादून ये उत्तराखंड में है। इंडिया का सबसे बड़ा दून है देहरादून, ठीक है, और लेकिन कोटली दून है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे और भी दून है जैसे पठानकोट दून है, ठीक है, इसके अलावा नालागढ़ दून है, ठीक है, चंडीगढ़ को भी दून ही कहा जाता है। तो ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको दून बोलते हैं। फिर आता है एक एरिया भाबर और तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर, पीडमोंट प्लेन भी बोलते हैं। भाबर क्या होता है, देखिए जब एक नदी पहाड़ों से आके सबसे पहले प्लेन एरिया में गिरती है ना तो उसको बोलते हैं भाबर, फिर वो नदी बन के आगे जाती है, नदी के आसपास का जो फ्लड प्लेन होता है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है, खादर। और जो नदी के दूर फ्लड प्लेन होता है, ठीक है, जो नदी ने पहले बनाया होता है, ओल्ड फ्लड प्लेन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बांगर, ठीक है, बांगर। तो बांगर हो गया ओल्ड फ्लड प्लेन, खादर हो गया न्यू फ्लड प्लेन,
और भाबर हो गए जहाँ पे नदी आके सबसे पहले गिरती है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। तराई रीजन में भी पत्थर उत्थर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये फर्टाइल एरिया होता है तराई रीजन, इसको पीडमोंट प्लेन बोलते हैं। तो भाबर ये रिवरीन पेबल से बना होता है। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन मतलब नदी जैसे ऊपर से गिरी, यहाँ पे आके गिरी तो धीरे धीरे फिर वो ऐसे फैल जाती है इधर उधर, फिर आगे तराई रीजन आता है और तराई रीजन से फिर वो बाद में एक प्रॉपर नदी बन के निकलती है। तराई रीजन है ये थोड़ा दलदली एरिया होता है। मैंने आपको बता दी यहाँ पे आर्टेजियन वेल्स भी बोलते हैं। आर्टेजियन वेल्स में क्या होता है, बहुत मतलब ज़मीन के जस्ट थोड़ा सा पास में ही पानी मिल जाता है, इसलिए मार्शी एरिया दलदली एरिया होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं और बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं। ठीक, ग्राउंड जो वाटर टेबल है हाई होता है यहाँ पे। ट्रांस हिमालय रीजन ये आपको बता दिया मैंने, पामीर नॉट बता दिया, काराकोरम रेंज बता दिया। ठीक है, जो ये पूरा एरिया है ना, ये पामीर प्लेटू और ये काराकोरम मिला के इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं। क्यों कि जितने ग्लेशियर्स आपको ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलते हैं ना, उसके बाद दुनिया का जो सबसे थर्ड ग्लेशियर रीजन है, ग्लेशियर जहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो यही है हिमालयाज़ का ये वाला रीजन। ठीक है, इसलिए इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं। इसके बाद आपको ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलेंगे, एंडीज़ माउंटेन में। नोटेबल पीक्स यहाँ पे कैलाश माउंटेन है, ये हिंदू धर्म में काफ़ी मतलब पवित्र माना जाता है कैलाश माउंटेन, अबोर्ड ऑफ द गॉड बोलते हैं इसको। ये ट्रांस हिमालयाज़ में ही लोकेटेड है और चाइना में पड़ता है ये। नेक्स्ट, ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज़, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग इससे नाम से जाना जाता है। कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालयाज़ बोलते हैं, जो इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में मिलते हैं। देखिए इंडस आपको पता होगा पाकिस्तान वाले एरिया में है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, फिर सतलुज है ये हमारे इंडिया के पंजाब में है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के रीजन को पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर आप और आओगे सतलुज से आगे, सतलुज और काली नदी, काली कहाँ है, नेपाल के बॉर्डर पे वेस्टर्न साइड में, इन दोनों के बीच के रीजन को कुमाऊँ हिमालय, यानी कि उत्तराखंड वाले हिमालय जो उसको कुमाऊँ। फिर नेपाल में जो पड़ते हैं वो काली और तीस्ता, इन दोनों नदियों के बीच पड़ेंगे, इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। आपको पता होगा काली नदी जो ये है, इसको बाउंड्री डिसाइड करा गया था ट्रीटी ऑफ सुगोली में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 में हुई थी इंडिया और नेपाल की किंगडम के बीच में, तब इसको डिसाइड करा गया था एज अ बाउंड्री। यहाँ पे आपको कुछ एरियाज हैं जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं नेपाल के साथ में, चलता न्यूज़ में आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हैं लिम्पियाधुरा, काला पानी। काली और करनाली दो नदियाँ आती हैं यहाँ पे। काली नदी को इंडिया में शारदा नदी बोलते हैं। जब ये शारदा नदी यानी कि काली नदी और करनाली नदी मिल जाती हैं तो फिर बनती है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी, और घाघरा नदी देखिए गंगा नदी है ना, जो गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो यमुना है, लेकिन ऐसी ट्रिब्यूटरी जो सबसे ज़्यादा पानी मिलाती है वो घाघरा है। घाघरा सबसे ज़्यादा पानी लेके आते हैं गंगा के लिए। नेपाल बता दिए। फिर आसाम हिमालय, जिसको ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है, उसको हम आसाम हिमालय बोलते हैं। यानी कि ऐसे मान लो ये हिमालय है, तो पहले यहाँ पे इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, फिर सतलुज से काली के बीच में कुमाऊँ, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता से दिहांग के बीच में आसाम हिमालय, और फिर ये पूर्वांचल इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा रिवर, देखिए ईस्टर्न बाउंड्री है हिमालयाज़ की, ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है ईस्टर्न बाउंड्री हिमालयाज़ की। ठीक है, और यहाँ पे दिहांग गॉर्ज मिलेगा आपको। दिहांग गॉर्ज कहाँ पे है, गॉर्ज बेसिकली एक डीप वैली होती है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी से बनी हुई है। पूर्वांचल जो हिमालय, जो हिमालय का लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे कोने में, इसको हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, दाफला, मिशमी, अबोर, पटकाईबूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। देखिए इसको DM AM से याद रखते हैं। इस तरीके से अरुणाचल में आप जाओगे तो पहले डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, DM AM ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, और मेघालय में आप देखोगे तो 3 रेंज मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय में है। आसाम में आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे, किस साइड, मान लो ये आसाम है आपका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे हमारे नमामी स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माउंटेन रेंज है, मिकिर, रंगमा, बरेल। त्रिपुरा की भी कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंज हैं जिनको बोलते हैं हम शाखान, अथारामुरा। ठीक है, इस तरीके से, और जम्पुई हिल्स, ये त्रिपुरा में है। डाफला बता दिया, मिशमी बता दिया, अबोर बता दिया। पटकाईबूम, पटकाईबूम है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल वाले एरियाज़ में। ठीक है, जो जहाँ पे ऐसे घूमता है ना हमारा हिमालय अरुणाचल में, उसको पटकाईबूम बोलते हैं। फिर नीचे इसको नागा हिल्स और नीचे अराकन योमा बोलते हैं। ठीक है, तो मीजो हिल्स है, जो मीजो हिल्स का दूसरा नाम है एक लुसाई हिल्स, और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसको ब्लू माउंटेन या फिर फांगपुई बोलते हैं। फांगपुई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक फांगपुई नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आपको फांगपुई यानी कि पता होगा कहाँ, किसका नाम है, ब्लू माउंटेन का। ब्लू माउंटेन किसकी हाईएस्ट पीक है, लुसाई हिल्स यानी कि मीजो हिल्स की। तो आप बता दोगे कि फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में। एक्चुअली ये फांगपुई नेशनल पार्क में ही ब्लू माउंटेन पड़ता है, उसी के नाम पे इसको फांगपुई नेशनल पार्क बोला जाता है। मणिपुर हिल्स की हाईएस्ट पीक मैंने अभी देखा था, किसी एग्जाम में पूछी हुई थी, तो टेनीपू माउंटेन है, ये मणिपुर हिल्स की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया।
देखिए साउथ पेनिनसुलर प्लेटू मैंने आपको बता दिया हिमालय से भी पुराना है पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सारी तरीके की रॉक मिल जाएंगे आपको पेनिनसुलर प्लेटू में, मिक्स है ये, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ये पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली रिज तक आती है इसमें अरावली रेंज, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न एरिया है एक्चुअली में, ये देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू की बाउंड्री है ये, ठीक है। यहाँ पे अम्बाला वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड क्या होता है, दो नदियों के बीच में वाटर डिवाइड बनता है। मान लो ये वाटर डिवाइड है, तो यहाँ पे पानी डालेंगे तो दूसरी नदी में जाएगा इस साइड में जैसे, और यहाँ पे डालेंगे तो दूसरी नदी में आएगा। अम्बाला वाटर डिवाइड के यहाँ पे पानी डालोगे ईस्टर्न एरियाज़ में तो गंगा में आएगा, और वेस्टर्न एरियाज़ में जाओगे तो इंडस में जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। अम्बाला वाटर डिवाइड को पोर्टवार प्लेटू भी बोला जाता है। ये एक्चुअली अरावलीज का ही एक्सटेंशन है। होता क्या है ना, जो पहाड़ होता है ना वो हमेशा उस पहाड़ का एक हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, जो ज़मीन को थोड़ा सा उठा देता है, तो उसी से बना है ये अरावलीज। जो ज़मीन के अंदर धंस गई दिल्ली के आगे अम्बाला तक, वो ज़मीन के उठा दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा, और उससे बन गया अम्बाला वाटर डिवाइड। राजमहल हिल्स, अब देखिए छोटा नागपुर प्लेटू है जो CNP लिखते हैं छोटा नागपुर प्लेटू को, इसके नॉर्थ में आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगे और साउथ में गरजात हिल्स। गिर रेंज ये वेस्ट साइड में पाया जाता है गुजरात वाले एरिया में, गिर नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। कार्डमम हिल्स ये केरला में है। कार्डमम का मतलब होता है इलायची बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इलायची वो कार्डमम होती है यहाँ पे, वो उगाई जाती है इसलिए इसको कार्डमम हिल्स बोलते हैं। फिर शिलोंग कार्बी आंगलोंग प्लेटू, ये मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन है इसी का। ये कहाँ पे मिलता है आपको, मेघालय में, ठीक है, मेघालय और आसाम में, ठीक है, कार्बी आंगलोंग। और यहाँ पे नॉर्थ काचार हिल्स भी है, इसको आज के टाइम पे दीमा हसाओ बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ काचार हिल्स को, ये भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेटू के मेजर डिवीज़न, देखिए जो इंडिया का पूरा प्लेटू एरिया है ना, जैसे मान लो ये इंडिया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो पूरा एरिया ना इसको मिला के पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड आपने सुना होगा डेक्कन प्लेटू, तो पेनिनसुलर प्लेटू अगर इतना बड़ा है तो डेक्कन प्लेटू उसके अंदर है छोटा सा, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू बड़ा है, सॉरी छोटा है, और पेनिनसुलर प्लेटू बड़ा है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैप देखिए ये रहा, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा ये वाला हिस्सा है ना पूरा, ये इस तरीके से, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। इसके अंदर यहाँ पे छोटा है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू। ये सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड यहाँ से चौड़ा है वेस्ट से, यहाँ से पतला है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी विंध्या हिल्स, सतपुड़ा हिल्स इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे अरावलीज देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंज है, अभी देखने वाले हैं हम ये। वापस आते हैं अपने कंटेंट पे। ये मेजर डिवीजन्स, अरावली रेंज बता दिया मैंने आपको। अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा का माउंटेन है, ये बहुत पुराना माउंटेन है, ठीक है। इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन है ये। इंडिया के में सबसे पुराना देखोगे आप अरावली रेंज और पेनिनसुलर प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स। अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाइट है, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली रेंज आपको पता है, यहाँ पे ये गुरु शिखर ये माउंट आबू का पार्ट है। माउंट आबू राजस्थान में है, जहाँ पे आपको दिलवाड़ा टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स हैं ये, बचे कुचे माउंटेन्स हैं, मतलब ये इरोड हो गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब अरावलीज बने होंगे तो ये हिमालय से भी ऊंचे रहे होंगे अपने टाइम में। इसके और पेनिनसुलर प्लेटू के फिर आपको विंध्याचल हिल्स, जिनको विंध्याज माउंटेन्स बोलते हैं, सतपुड़ा रेंज मिलेंगे। सतपुड़ा रेंज एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। इसको गुजरात में राजपीपला, फिर इसको महादेव और मैकाल हिल्स के नाम से जाना जाता है। डेक्कन प्लेटू ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेटू, और जेंटली स्लोप करता है, मतलब ये मान लो इस तरीके से है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू। तो इस साइड से ये ऊंचा है, वेस्टर्न साइड से, ईस्टर्न साइड से नीचा है, इसलिए आप देखोगे वेस्ट साउथ इंडिया में जो नदियाँ हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, क्योंकि ये ऊंचा है वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न घाट की साइड से। बाउंड्रीज आप देखोगे वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट इसके ईस्ट में लोकेटेड है। घाट हैं ये, घाट बोलते हैं इनको, लेकिन ये पहाड़ हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा कॉन्टीन्यूस है, ईस्टर्न घाट कम कॉन्टीन्यूस है। सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी। सतपुड़ा रेंज के पार्ट हैं कौन कौन से, राजपीपला, मैकाल, महादेव। मैकाल ईस्ट में है, महादेव बीच में है और राजपीपला वेस्ट में है। सतपुड़ा रेंज आप देखोगे, देखिए जैसे ये विंध्या माउंटेन है, ये सतपुड़ा माउंटेन है, तो इनके दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा के साउथ में तापी नदी बहती है। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है माउंट धूपगढ़, जो कि कहाँ पे है, ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। महादेव हिल्स का पार्ट है ये। नेक्स्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, देखिए वेस्टर्न घाट्स है जो, इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, और सह्याद्री के जो हाईएस्ट पीक महाराष्ट्र में है उसको कलसुबाई बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट पीक देखोगे तो वो अनाईमुड़ी है, जो अनाई हिल्स का पार्ट है। कार्डमम हिल्स केरला में है, बिल्कुल साउथ में, ठीक है। इसको आप नॉर्थ साउथ से नॉर्थ ऐसे याद रख सकते हैं, कैन। कैन जो ये ट्रिक है किसका, सबसे नीचे कार्डमम, फिर उसके ऊपर अन्नामलाई या फिर अनाईमुड़ी, उसके ऊपर नीलगिरी हिल्स, कैन, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है आपको। अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की भी और साउथ इंडिया की भी, ये 2695 मीटर है। पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, ये अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है।
डोडा बेटा ये नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, थोड़ी सी छोटी है ये किससे, अनाईमुड़ी से, 2637 मीटर नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है ये। ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको बता दिया ये डिसकंटिन्यूअस हैं। अब डिसकंटिन्यूअस हैं तो आप एक लॉजिकली भी याद रख सकते हैं, देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी और समुद्र तक जाने के लिए इसको काटना पड़ेगा, किसको, ईस्टर्न घाट को, इसलिए ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई ये नदी देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्र, एक्चुअली कहीं पे आपको लिखेगा मिलेगा महेंद्रगिरी, कहीं लिखेगा आपको जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा ये आंध्र प्रदेश में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ओवरऑल पीक देखें तो जिंदागढ़ा ज़्यादा ऊंची है महेंद्रगिरी के मुकाबले। जिंदागढ़ा अराकू वैली में है, आंध्र प्रदेश में। आजकल तो पेपरों में यही पूछा जाता है कि अराकू वैली कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जिंदागढ़ा पीक इसी में ही है। तो अगर आपसे पूछें कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स और ऑप्शन में आपको जिंदागढ़ा या महेंद्रगिरी में से कोई एक मिलता है तो कोई एक सेलेक्ट कर लेना है आपको इनमें से, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो आप जिंदागढ़ा के साथ जाइए, ठीक है, ये ज़्यादा ऊँची है। नेक्स्ट साउथ इंडिया की हिल्स हैं, देखिए नल्ला मल्ला हिल्स, जावादी हिल्स। नल्ला मल्ला हिल्स है ये कृष्णा और पेन्नार रिवर के बीच से निकलती है आपको, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। जो इंडिया का कोस्ट है यहाँ पे, जो इसको कोरोमंडल बोलते हैं, इसको मालाबार बोलते हैं। कोरोमंडल वाले है जो इसको पूरा को मिला के पायन घाट भी बोला जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये वर्ड पायन घाट, और पेपर में आजकल आ रहा है पायन घाट, ठीक है। कोरोमंडल तो सबको पता होता है, लेकिन पायन घाट सबको नहीं पता, तो इसको पायन घाट भी बोलते हैं। जावादी हिल्स नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यहाँ पे आपको जावादी हिल्स मिलेगी। नीलगिरी हिल्स, एक्चुअली नीलगिरी हिल्स जैसे यहाँ पे है, देखिए इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है मान लो, यहाँ पे जावादी हिल्स है, लेकिन नीलगिरी हिल्स इस तरीके से है और जावादी हिल्स इस तरीके से है, जिस वजह से आपको कहीं पे मिलेगा कि ये ऊपर है, कहीं मिलेगा ये वाला ऊपर है जावादी हिल्स, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि नीलगिरी ऊपर है, जावादी नीचे है। जावादी हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स जिसको क्वीन ऑफ हिल्स, नॉर्थ में क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं मसूरी को, ठीक है, और यहाँ पे साउथ में नीलगिरी हिल्स को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। इसी में ही है डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ पे टोडा ट्राइब भी रहता है, एक टोडा ट्राइब साउथ इंडिया का, नीलगिरी हिल्स में। अन्नामलाई हिल्स ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे लोकेटेड है, इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। कैन याद रखना है, ठीक है। देखिए इनका ना कई बस नॉर्थ से साउथ पूछ लिया जाता है कि हिल्स कैसे हैं, तो एक ट्रिक याद रखना है आपको, नॉन पॉलिटिकल जोक शेवरॉय, एक नॉन पॉलिटिकल जोक है उसका नाम है शेवरॉय, नॉन पॉलिटिकल जोक शेवरॉय। ये नॉन में जो एन है इसे नल्ला मल्ला, पॉलिटिकल जोक में जो पी है इससे बनेगा आपका पालकोंडा हिल्स, जैसे जावादी, और एस शेवरॉय तो लिखा हुआ है, तो नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय, ठीक है, इस तरीके से नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका नीलगिरी हिल्स, मैंने आपको बताया था कैन, CAN, नीलगिरी। यहाँ पे नीलगिरी, यहाँ पे अन्नामुडी या फिर अन्नामलाई, और यहाँ से कार्डमम, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, कभी कहीं लिखा होता है नीलगिरी ऊपर है, कहीं शेवरॉय, लेकिन आपको नीलगिरी को अगर प्रेफरेंस देनी हो तो नीलगिरी को ऊपर मानना है, शेवरॉय को नीचे मानना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्डमम हिल्स बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे कार्डमम उगाई जाता है इसलिए इसको कार्डमम हिल्स बोलते हैं। अन्नामलाई हिल्स है यहाँ पे, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स के बीच में एक पास है, उसको बोलते हैं पलक्कड़ गैप, ठीक है, आप इसको पालघाट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स में एक फेमस हिल स्टेशन है जिसको यरकौड बोलते हैं। यरकौड कहाँ पे है, ये पॉपुलर हिल स्टेशन है, ये किसका, शेवरॉय हिल्स का, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। महादेव हिल्स मैंने बता दी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। कैमूर हिल्स, देखिए विंध्य माउंटेन्स की जो ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच है उसको कैमूर हिल्स बोलते हैं, और ईस्टर्न मोस्ट विंध्यास का पार्ट है, ये सासाराम बिहार तक जाता है। नेक्स्ट गरजात हिल्स, यह मैंने आपको बताया, देखिए अगर मान लो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, इसके नॉर्थ में राजमहल हिल्स है, ठीक है, साउथ में इसके गरजात हिल्स है। यहाँ आपको गोंड ट्राइब देखने को मिलेगा गरजात हिल्स में, ठीक है, गरजात हिल्स में गोंड ट्राइब देखने को मिलता है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब है 2011 के सेंसस के हिसाब से भील ट्राइब्स, लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं कि जो भील ट्राइब की पॉपुलेशन है ये कम हो गई है, गोंड ट्राइब की ज़्यादा हो गई है। तो इंडिया के दो लार्जेस्ट ट्राइब हैं, भील और गोंड। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स, ये महाराष्ट्र का एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। अजंता रेंज है, इसको ऐसा माना जाता है कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द बिलो रेंज इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो जो कम्प्लीटली महाराष्ट्र में सिचुएटेड है वो है अजंता रेंज। रामगिरी हिल्स पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ आपको रामगिरी हिल्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने देखा था मेकाल रेंज, देखिए मेकाल रेंज है जो ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज है जो दिस इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज राजपिपला, नेक्स्ट इज महादेव, एंड लास्ट का हमारा जिसको है उसको मेकाल रेंज बोलते हैं। जिंदागढ़ा पीक, देखिए जो ईस्टर्न घाट है हमारा, इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ डिस्प्यूटेड, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसको महेंद्रगिरी पीक उड़ीसा में और जिंदागढ़ा पीक अराकू वैली आंध्र प्रदेश में, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, मोर प्रायोरिटी आपको देनी है टू द जिंदागढ़ा पीक।
मेकाल रेंज है, इसमें अमरकंटक नाम की जगह है जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है, और यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं, नर्मदा, तापी वगैरह आप देखोगे कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हिल्स वगैरह दी गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। आप ऊपर से देखोगे ओडिशा हिल्स, गरजात हिल्स, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ऊपर में राजमहल, नीचे गरजात। नयागढ़ हिल्स, नॉर्दर्न सिरकास, नल्लामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावादी, शेवरॉय, पंचामलाई, शुरुमली, पालनी हिल्स। सबसे साउथ में ये पूछा जाता है कौन सी हिल्स हैं, तो ये हैं वर्षुनाद हिल्स, इनको वर्षुनाडु भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है इसलिए वर्षुनाडु भी बोलते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है वैगई रिवर। वैगई रिवर, इसके बैंक पे दो सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, मदुरई और डिंडीगुल। डिंडीगुल है, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो हैदर अली थे टीपू सुल्तान के फादर, उन्होंने यहाँ पे एक आर्मरी सेटअप की थी। नेक्स्ट कुछ माउंटेन पीक्स हैं इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैं इसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मानसालू, मकालू और कामेत, नंदा देवी, गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब हमारे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर एरियाज़ में मिलते हैं, और कुछ इंडिया में हैं, कुछ नेपाल में हैं, और कुछ मिक्स हैं हमारे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल में, और कोमोलांगला इसको बोला जाता है तिब्बत में या फिर चाइना में। इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन थी इसको एस करने वाली, इसको चढ़ने वाली, तो वो थी बछेंद्री पाल। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे थे, 1950s में चढ़े थे इसके ऊपर ये। और जो फर्स्ट फीमेल थी ये जापान की थी, एक माउंटेनियर जिसका नाम था जुनको तबई। दूसरे पीक है जो हाईएस्ट इंडिया की, वो है माउंट केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, माउंट केटू भी बोलते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू। इसको चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी डिफिकल्ट है, इसलिए लोग आप देखोगे माउंट एवरेस्ट पे ज़्यादा चढ़ाई करते हैं, केटू पे बहुत रेयरली होता है कि कोई चढ़ता है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है इसके ऊपर चढ़ाई करना। 8,611 इसकी हाइट है मीटर्स में। कंचनजंगा, दिस इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक, 8,598 मीटर है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। माउंट एवरेस्ट है जो ये नेपाल में है एक्चुअली में, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे है ये, लेकिन जो कंचनजंगा है ये सिक्किम और नेपाल, ठीक है, इनके बॉर्डर पर है, तो इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये ट्रिक आपको मैंने यहाँ रिवाइज करा देता हूँ, फिर से मैंने बता दिया था, पीक्स को आपको वेस्ट से ईस्ट याद रखना है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट से ईस्ट बताओ तो बता पाओ आप। कांगड़ा ट्रिक है हमारा, इसमें कामित, नंदा देवी, ये उत्तराखंड वाले एरिया में है, फिर गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मानसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। नंदा देवी 7,800 मीटर, ये पूरी तरीके से इंडिया में लोकेटेड है, पूरी तरीके से इंडिया में लोकेटेड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, 7,816 मीटर का। ये एक नेशनल पार्क भी है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है 1988 में। गुरु शिखर, ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का, 1722 मीटर, और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। गुरु शिखर यहाँ पे दिलवारा माउंट आगू टेम्पल्स में है, जो जैन टेम्पल से काफ़ी फेमस। कामत और त्रिशूल, ये काफ़ी हाईएस्ट पीक्स हैं, उत्तराखंड में लोकेटेड है, काफ़ी ऊंची है, सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। बाकी मैंने आपको ये कांगड़ा और एम का ट्रिक बताया, इससे आपको सारी ट्रिक याद हो जाएंगी। गोसाईनाथ, ये तिब्बत में पड़ता है, काफ़ी ऊंचा पीक है ये भी, नेपाल बॉर्डर और तिब्बत में। उतकमंद, ये नीलगिरी रेंज में है, साउथ इंडिया में, टूरिस्ट स्पॉट है फेमस उतकमंद। ऐसे ऊटी नाम का भी है एक, ऊटी है जो, ये भी नीलगिरी हिल्स में है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। कोडाई कनाल्स, ये पालनी हिल्स में है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट वैगई नदी के किनारे पर है, वर्षुनाथ हिल से निकलती है नदी, ठीक है। मदुरई भी किसी के किनारे पर है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम दे रखे हैं। सैडल पीक, ये माउंटेन है सैडल पीक, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है ये। अगस्तमलाई, अनाईमुडी, डोडा बेटा देख चुके हैं हम। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ब्रह्मगिरी, ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये कर्नाटका में। महाबलेश्वर, ये कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। यहाँ पे एक त्रिम्बकेश्वर है जहाँ से गोदावरी निकलती है, ये महाराष्ट्र में है। कलसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। फिर उसके बाद महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा पीक, ये किस में है, ईस्टर्न घाट्स में। मलायागिरी, नीमगिरी, गोरखनाथ, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पे है, धूपगढ़ आपको महादेव हिल्स में दिखेगा, ये सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर, ये हाईएस्ट पीक है हमारा किसका, अरावलीज का। पारसनाथ हिल्स, ये आपको झारखंड या फिर छोटा नागपुर प्लेटू का ये हाईएस्ट पीक है। ब्लू माउंटेन, इसको ये किसका है, मीजो हिल्स का। फिर यहाँ पे आपको नौक्रेक दिखेगा, सनाम दिखेगा, कंचनजंगा दिखेगा। नंदा देवी, ये हमने देख लिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। फिर यहाँ पे गाशर बूम, सालतोरो, ये कई बार न्यूज़ में भी आ जाते हैं, न्यूज़ में और पेपर में भी आता है। हिस्पर, एक क्वेश्चन देखा था मैंने अभी, हिस्पर बालतोरो, ठीक है, ये क्या है, ऐसे पूछा हुआ था कि हिस्पर बालतोरो ये क्या है, तो ये क्या है, ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, हिस्पर बालतोरो। नेक्स्ट
देखिए कुछ वैलीज़ दी हुई हैं, वैलीज़ वाला जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से आगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ डू प्रोवाइड। कुछ चेंजेस आपको लगते हैं वीडियोज़ में, आप सजेस्ट करना चाहो कि हम ये ऐड कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।